हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट केसेस ऑफ एनुअल वैल्यू के बारे में बात करी थी कि एनुअल वैल्यू या फिर हम कहें जीएवी निकालने की कुछ अलग अलग केसेस थे कि आपको अलग अलग केसेस में जीएवी निकालते वक्त क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, उसके ऊपर हम काम कर रहे थे। जिसमें से हमने पहले दो केसेस कर लिए थे कि पहला केस था कि जब पूरे साल के लिए घर जो है आपने किराए पर दे रखा है तो वहाँ पे जीएवी कैसे निकलेगा। कुछ नया नहीं करना, वही फंडा आपको यूज़ करना है जो आप पहले से नॉर्मली करते हैं। MFS एक्चुअल रेंट हायर लोअर हायर। लेकिन अगर वैकेंसी का केस आता है तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है वहाँ पे, है ना। जहाँ पे मैंने बताया था कि आप जब हायर लोअर निकाल देते हैं तो उसके बाद हायर भी आ सकता है, लोअर भी आ सकता है। लोअर आने की कंडीशन थी कि अगर वहाँ पर आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है तो वहाँ पर आप लोअर वैल्यू ले लेंगे। ठीक, वैकेंसी के केस में ऐसा करना है और कहीं ऐसा नहीं करना है। और साथ ही साथ आपका एक्चुअल रेंट कम भी होना चाहिए आपके एक्सपेक्टेड रेंट से। क्लियर। और आज हमारा जो केस नंबर है, हम 3 केस नंबर करेंगे जिसमें अगर आपका घर जो है आप उस पर खुद रह रहे हैं, आपने उसे खुद ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ऐसे केस में कैसे जीएवी निकलेगा वो हमें देखना है। और इसी के साथ आज हमारा वो वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा जो हमने पहली वीडियो के अंदर क्रिएट करा था। जब हम हाउस प्रॉपर्टी की पहली वीडियो सेक्शन 22 कर रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि कब कब एचपी हेड ओपन होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कहाँ कहाँ मैंने वो बताया था आपको, 1 मिनट। तो यहाँ पर हम जब डे 1 पर बात कर रहे थे सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन की, वहाँ मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी एक वेकेंट फॉर्म में हो सकती है, यानी खाली ज़मीन, वेकेंट लैंड। और लैंड एंड बिल्डिंग के फॉर्म में भी आपके पास प्रॉपर्टी हो सकती है। तो अगर आप इसमें खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसे प्रॉपर्टी से होने वाली जो इनकम है वो पीजीबीपी में जाएगी। अगर आपने इस प्रॉपर्टी को, लैंड एंड बिल्डिंग को आपने किराए पर दिया हुआ है, चाहे वो रहने के लिए दिया हो किसी को या बिजनेस करने के लिए दिया हो, तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी वो इनकम। और अगर आपने वही लैंड एंड बिल्डिंग खुद रह रहे हो तो भी एचपी एड खुलेगा। लेकिन वहाँ पे डाउट था क्यों एचपी एड खुलेगा, आज वो डाउट मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। हमारा जो आज का वीडियो है जिसमें हम बात कर रहे हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट केसेस के ऊपर। तो अगर आप अपने घर में खुद रह रहे हैं तो एचपी एड खुलेगा, क्यों खुलेगा, और वहाँ पे जीएवी क्या होगी, ये सब हम देखने वाले हैं। तो केस नंबर मैं 3 कर रहा हूँ। उससे पहले फटाफट इन दोनों के बारे में भी थोड़ा सा ना हल्का सा रिवीजन दे दूंगा, ठीक है। केस नंबर अगर मैं 1 की बात करूं फटाफट से, भाई केस नंबर 1 में आप लोग क्या कर रहे थे। तो केस नंबर 1 में हम जीएवी कैसे निकाल रहे थे, MFS एक्चुअल रेंट, इन 4 वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे थे हायर लोअर हायर से। ठीक, केस नंबर अगर मैं 2 की बात करूं तो उसमें हम क्या नया कर रहे हैं, तो उसमें हम HLL ले रहे हैं। अगर इफ़ एक्चुअल रेंट जो है वो कम है आपका एक्सपेक्टेड रेंट से, तो वहाँ पे HLL ना करके HLH ना करके HLL यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वजह वहाँ पे वैकेंसी होनी ज़रूरी है अगर वेकेंट है तो। ठीक है, ड्यू टू वैकेंसी इफ़ एक्चुअल रेंट इज़ लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, सॉरी, तो वहाँ पे आप HLL यूज़ करेंगे, दैट्स इट। अब आप तीसरा केस, आप अगर केस बनाते हैं MF, इनमें से निकालेंगे आप हायर, यही तो फॉर्मेट है आपका, सेल्फ ऑक्यूपाइड का बता रहा हूँ मैं आपको। अब MFS, यहाँ पे आ जाएगा लोअर, यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअल रेंट। अब यहाँ पे मैंने जीएवी लिख दिया, मैंने हायर लोअर कुछ नहीं लिखा, जीएवी लिखा हुआ है। एंड यहाँ से आप म्यूनिसिपल टैक्स घटाएंगे और इसके बाद इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ ऐसे करके। देन आपके पास निकल कर आ जाएगा यहाँ पे NAV, एंड देन 2 डिडक्शन, आप फॉर्मेट पूरा बना दिया मैंने यहाँ पे 24A एंड दूसरी डिडक्शन 24B। जैसे ही आप दोनों डिडक्शन घटाते हैं आपके पास HP इनकम आ जाता है। क्लियर। तो अगर आपके पास खुद का घर है तो वहाँ पे आपको सारे फैक्टर क्या करने हैं, निल, कुछ भी नहीं लेना आपको। एक्चुअल रेंट भी नहीं होगा क्योंकि आप खुद रह रहे हैं ना ही आपको सारी चीज़ें क्या करनी है, इग्नोर करनी है, सब चीज़ें इग्नोर करनी है। तो आपका जीएवी भी क्या आ जाएगा, निल आ जाएगा। जो भी आपने उस घर पे म्यूनिसिपल टैक्स पेड कर रहा है वो कर रखा होगा, वो आपको घटाने को नहीं मिलेगा। वाई, क्योंकि इनकम हो नहीं रही है तो आपको वो खर्चा घटाने को यहाँ से नहीं मिलेगा। एनएवी भी क्या आएगा, निल। तो 24A भी कितना होगा, क्योंकि एनएवी का 30% निकलता है, वो भी अपने आप में निल आ जाएगा। अब सारी चीज़ें निल हो गई, लेकिन एक चीज़ बच रही है 24B। कहता है कि अगर आप जिस घर में रह रहे हैं और आपने उस घर के लिए लोन लिया हुआ है तो लोन पर जो आप ईएमआई पे कर रहे हैं और ईएमआई के अंदर जो ब्याज पे कर रहे हैं, देखो 2 चीज़ें पे करते हो ना आप ईएमआई में, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होता है और एक इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो जो आपकी जेब से इंटरेस्ट जा रहा है ये खर्चे के तौर पर, इसको आप यहाँ घटा सकते हो 24B के अंदर। ठीक, ऐसे करने से क्या होगा, आपकी एचपी इनकम तो नहीं आएगी लेकिन एचपी लॉस आएगा। और मैं आपको बता दूं या पहले आपसे एक सवाल पूछूं कि एचपी लॉस अच्छी चीज़ है बेकार चीज़ है। तो एचपी लॉस जो है इनकम टैक्स के अंदर अच्छी चीज़ है, किसी भी हेड के अंदर लॉस आना एक अच्छी चीज़ है। लॉस ये बता रहा है
कि आपको कोई इनकम नहीं हुई है, मतलब आपको अब टैक्स तो देना नहीं है, ये तो सही है। लेकिन लॉस होना अच्छी बात कैसे है, तो देखिए कैसे। आपको कहाँ कहाँ से इनकम होती है, 5 जगहों से: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड पीजीबीपी, ये सब पता है आपको। एंड आईओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सबको मिलाते हैं तो आप ग्रॉस टोटल इनकम निकाल के लेकर आते हैं। एंड देन डिडक्शन घटाते हैं, बड़ी वाली डिडक्शन, एंड टोटल इनकम निकल कर आती है, ऐसा ही कुछ था। तो मान लीजिए आपने सैलरी से कमाया साल भर में 3 लाख, और हाउस प्रॉपर्टी से आपका खुद का घर था और वहाँ से आपने घर पर लोन भी लिया हुआ है और आप इंटरेस्ट पे करते हो, और वो इंटरेस्ट जो साल का बना वो मान लीजिए बन गया 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये यहाँ पे लॉस आ जाएगा क्योंकि आपने नेगेटिव किया है। तो 1 लाख रुपये का यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, और कहीं से आपकी कोई इनकम नहीं आती है। तो ग्रॉस टोटल इनकम कितना आएगा आपके हिसाब से? भाई सैलरी से 3 लाख है और इनकम है, एचपी से लॉस है 1 लाख का, तो मुझे बताओ आपका जीटीआई कितना बैठेगा? कैलकुलेट करो, थोड़ा खुद सोचो, दिमाग लगाओ। बिल्कुल सही, कितना बैठेगा? 2 लाख रुपए। यानी 2 लाख रुपए आपने किस हिसाब से बताया, आपने इन दोनों को एडजस्ट कर दिया, यानी आपने अपने लॉस को अपनी इनकम के साथ एडजस्ट कर दिया। आप एडजस्ट ना बोल के एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सेट ऑफ कर दिया। ठीक है, तो इनकम टैक्स में सेट ऑफ के कुछ प्रोविजंस हैं, सेट ऑफ करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं कि आपको अगर किसी हेड के अंदर लॉस होता है तो आप उसे दूसरे हेड की इनकम के साथ क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या हुआ कि हमें जो 3 लाख पर टैक्स देना था, क्योंकि ये यहाँ से तो इनकम हुई नहीं थी, अगर ये सेट ऑफ का प्रोविज़न नहीं होता तो हमें कितना जीटीआई बनता हमारा, 3 लाख, और हमें 3 लाख पे टैक्स देना पड़ता। क्योंकि क्योंकि हमारा एचपी जो इनकम हेड है उसमें लॉस आ गया, उस लॉस ने हमें बेनिफिट दिलवाया कि हमारी सैलरी हेड को वो कम कर दिया उसने, जिसकी वजह से आपका जो टोटल यहाँ पे जो जीटीआई आ रहा है, ग्रॉस टोटल इनकम आ रहा है, वो 2 लाख हो गया। ये तो अच्छी बात है, क्लियर है ना? तो यानी किसी हेड में लॉस आना अच्छी चीज़ होती है। अब देखो लोग यहाँ पे क्या करने लग गए थे, जब लोगों ने देखा कि अगर हम अपने लिए घर ले रहे हैं लोन, तो लोगों ने ना थोड़े बड़े बड़े घर बनाने शुरू करे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ पे बड़े बड़े लोन लेना शुरू कर दिया, हवेली बनाने के लिए, कोठी बनाने के लिए, इस तरीके से बड़े बड़े लोन लेना शुरू कर दिया। बड़ा लोन लिया तो बड़ा ब्याज जा रहा होगा, बड़ा ब्याज जा रहा होगा तो यहाँ पे बड़ा ब्याज घटेगा, बड़ा ब्याज घटेगा तो यहाँ पे बड़ा लॉस आएगा, बड़ा लॉस आएगा तो बड़ा सेट ऑफ होगा। मतलब मान लीजिए आपका 4 लाख यहाँ पे एचपी लॉस आ गया, तो आप 4 लाख यहाँ लिखेंगे, सपोज है थोड़ी देर के लिए 4 लाख आप यहाँ लिखेंगे, फिर तो ऐसे में तो आपकी ये सारी इनकम खा जाएगा, ये जो लॉस है आपकी सारी इनकम खा जाएगा, आप तो बच जाओगे टैक्स देने से। इससे सरकार को नुकसान हो रहा है। सरकार को क्या नुकसान हो रहा है कि सरकार को कोई टैक्स ही नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आपकी इनकम बनेगी ग्रॉस में? कुछ भी नहीं बनेगी। भाई आपका 4 लाख का लॉस है और आपकी अदर इनकम्स जो बची हुई इनकम्स हैं वो 3 लाख की है, तो ये सारा लॉस आपकी सारी इनकम्स को खा गया और आपकी इनकम कोई भी नहीं बन रही है, बल्कि लॉस और 1 लाख रुपए का भी बचा हुआ है सेट ऑफ होने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सोचा यार ऐसा नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जब भी आपका घर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड का है और आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट को आप जब घटाएंगे तो वो एक लिमिट तक घटाएंगे। ये क्या बवाल है, कहता है आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो आपने सीख लिया है, वैसे ही कैलकुलेट करो जैसे आप इंटरेस्ट 24B का कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सवाल उठता है यहाँ कितना घटेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको एक लिमिट देते हैं, उस लिमिट तक ही आपको यहाँ पे इंटरेस्ट घटाना है। लेट आउट के केस में तो जितना इंटरेस्ट आ रहा है सारा घटा दो, 2 लाख आ रहा था, 4 लाख आ रहा है, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कितना भी इंटरेस्ट आ रहा है सब घटा दो। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्योंकि ऊपर इनकम कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे ये जो खर्चा घटाएंगे ये एक लिमिट तक घटाएंगे। ये लिमिट कितनी है, इस लिमिट को मैं अभी नहीं बता रहा, इस लिमिट को मैं छोड़ूंगा पेंडिंग पर। तो आपको इतना तो पता लग गया कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में एचपी हेड ओपन होगा और उसमें कुछ भी चीज़ शो नहीं होगी, सिर्फ क्या चीज़ शो होगी, 24B का इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके ऊपर 24B का इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है तो आप उस इंटरेस्ट का यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं 24B के अंदर, और आपका ऐसे में एचपी लॉस आता है। इतनी क्लियर हो गई। तो केस नंबर 3 में हमने क्या सीखा कि अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है, घर है, तो उसमें आप अगर सारी चीज़ें नील रखेंगे, फॉर्मेट खाली रहेगा, लेकिन सिर्फ एक जगह आपको चीज़ें फिल करनी होगी 24B के अंदर। और अगर आपने लोन नहीं भी लिया तो फिर कुछ भी नहीं आएगा, तो हेड ओपन करने से फ़ायदा ही नहीं है। ठीक, तो आप इंटरेस्ट की क्या है डिडक्शन ले सकते हो, ये तो अच्छी बात है। इससे आपका एचपी लॉस आएगा, एचपी लॉस आपको दूसरे इनकम को सेट ऑफ करने में मदद करता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट हम घटाएंगे कितना घटाएंगे, बिल्कुल लिमिट तक घटाएंगे। ये लिमिट क्या है अभी मैं नहीं बता रहा आपको, ये लिमिट मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब चलते हैं केस नंबर 4 पर। अच्छा, इसका क्वेश्चन अभी मैं नहीं करवा रहा, क्वेश्चन आगे करवा दूंगा केस नंबर 3 का, जैसे मैंने 1 और 2 का क्वेश्चन करवाया था, इसका क्वेश्चन मैं आपको आगे करवा दूंगा। हालांकि अगर आपको क्वेश्चन में लिखा होगी भाई मिस्टर एक्स के पास एक घर है जो जिसमें वो खुद रहता है, उस घर की एक म्यूनिसिपल वैल्यू होगी, फेयर रेंट भी होगा,
सेल्फ ये स्टैंडर्ड रेंट भी होगा, एक्चुअल रेंट तो होगा नहीं उस घर का क्योंकि वो तो खुद रह रहा है वहाँ पे। तो इसकी वैल्यू यहाँ लिख मत देना, डैश डैश सारी चीज़ें डैश, म्यूनिसिपल टैक्स भी उसने पे करा होगा, सब चीज़ें आप डैश करेंगे। हाँ, अगर उसने लोन लिया हुआ है और उस लोन पर जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो आप यहाँ घटा लेना, लेकिन अभी आपने ये तो सीखा ही नहीं कि लिमिट कितनी है, तो आप घटा भी नहीं सकते। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना तो आपको आता है लेकिन लिमिट आपको अभी नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, इसे अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। केस नंबर 4 और 5 जो है हम कंप्लीट करते हैं। तो मुझे बताओ फटाफट से 4 और 5 केस में क्या था, देख लेते हैं एक बार। केस नंबर 4 और 5 में क्या था। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 4 में क्या था कि आपका घर का कुछ पोर्शन लेट आउट है, कुछ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो क्या करना है। और ये इससे अलग है, दोनों अलग है। इसमें क्या है, कुछ टाइम के लिए लेट आउट है, कुछ टाइम के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पर क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ केस नंबर 4 का। तो केस नंबर 4 में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। मान लीजिए ये आपका घर है और ये कितने भी एरिया में बटा हो, मान लीजिए 2 एरिया में हम इसे 50-50% बांट लेते हैं, लेट आउट और नीचे वाला है सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब सोच के देखो, पूरे घर का एक म्यूनिसिपल वैल्यू होगा, पूरे घर का एक फेयर रेंट होगा, पूरे घर का ही एक स्टैंडर्ड रेंट भी होगा, लेकिन जो एक्चुअल रेंट होगा वो कितने का होगा, वो इतने पोर्शन का होगा। सोच को देखो, मतलब एनालिसिस करो ना, कॉमन सेंस लगाओ। पूरे घर का थोड़ी ना आपको एक्चुअल रेंट मिल रहा होगा, एक्चुअल रेंट तो उतने का ही मिल रहा होगा जितना आपने किराए पर दिया हुआ है। बिल्कुल सही। अच्छा, म्यूनिसिपल टैक्स जब आप पे कर रहे होंगे तो वो भी पूरे घर का ही पे कर रहे होंगे, सही नहीं। आपने जो भी खर्चे करे होंगे वो पूरे घर पे ही करे होंगे, जो भी खर्चे करे होंगे एक्सपेंसेस पूरे घर पे करे होंगे। और अगर आपने लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट भी आप पूरे घर का ही पे कर रहे होंगे। ये सब चीज़ें आती हैं। तो अब आपको ऐसे में करना क्या है, ऐसे केस में आपको पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। म्यूनिसिपल वैल्यू एम एफ, इसमें से आएगा आपका हायर, एंड इसमें के इसके बाद एम एफ एस। फॉर्मेट अब आपको याद हो जाना चाहिए। इसमें से आएगा लोअर, लोअर को एक्सपेक्टेड रेंट भी बोलते हैं, एक्चुअल रेंट। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका जेवी हायर लेकर, यहाँ पे आप घटाएंगे म्यूनिसिपल टैक्स, आपका निकल कर आएगा यहाँ पे एनएवी। एंड दो डिडक्शन आप लेंगे 24A एंड दूसरे डिडक्शन 24B। यहाँ पे आपके पास एचपी इनकम आ जाएगा या एचपी लॉस। अच्छा, लॉस आएगा उसे ब्रैकेट में दिखा देंगे, लिख हम एचपी इनकम ही देते हैं, ठीक। अब दूसरी बात कि आप क्या करेंगे कि सारे फैक्टर्स को प्रोपोर्शनेटली बांट देंगे, एरिया बेसिस पे बांट देंगे। मतलब अब आपको करना क्या है, कुछ ऐसा करना है आपको। ये मैंने ऐसे करा और यहाँ पे मैंने एक और पार्ट बांट दिया, ये लो इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि यहाँ पर जब आप हेडिंग देंगे, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको, ये लेट आउट वाला पोर्शन, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन। अभी 50-50% मैंने माना हुआ है, 50-50। तो मान लो अगर म्यूनिसिपल वैल्यू पूरे घर की हुई मान लो 4 लाख, तो इधर कितना लिखोगे आप, 2 लाख, और इधर कितना लिखोगे, 2 लाख। बिल्कुल गलत। मैंने कहा था सेल्फ ऑक्यूपाइड की केस में, अभी केस नंबर 3 करा था, सेल्फ ऑक्यूपाइड की केस में सारी चीज़ें क्या होंगी, निल होंगी। सिर्फ क्या चीज़ बट शो करोगे आप, 24B, वो भी एक लिमिट था। क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप सारे फैक्टर्स को प्रोपोर्शनेटली बांटते चले जाएंगे, यानी लेट आउट में सिर्फ उतने ही पोर्शन का वैल्यू लेना जितने पोर्शन पर लेट आउट जो है हो रखा है। तो क्या क्या बटेगा, म्यूनिसिपल टैक्स टूटेगा, ये भी तोड़ोगे आप इसको इस पार्ट का लिए, ये भी तोड़ोगे, ये भी तोड़ोगे, सारी चीज़ें तोड़ोगे, लेकिन एक्चुअल रेंट नहीं तोड़ना आपको, यानी एक्चुअल रेंट आपको डिवाइड प्रोपोर्शनेट करने की ज़रूरत नहीं है। वाई, बिकॉज क्योंकि वो एक्चुअल रेंट उतने पोर्शन का ही है जितने का आप यहाँ पे लेना चाहते हैं। आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन के अंदर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे केस नंबर हमारा जो 4 चल रहा है, व्हेन एचपी इज पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी कुछ हिस्सा लेट आउट है, कुछ हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। इन दिस केस ऑल द फैक्टर्स शैल बी डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शनेट बेसिस, दैट इज एरिया बेसिस पे आपको सारी चीज़ें डिवाइड करनी है। मिस्टर ए इज द ऑनर ऑफ अ बिल्डिंग इन मयूर विहार फेज 3 वेयर द 75% पोर्शन इज फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी 75% जो है उस पर वो खुद रह रहा है, एंड द बैलेंस 25% पोर्शन इज लेट आउट है। कितने रुपए पर लेट आउट दिया हुआ है आपने, 8,000 रुपये पर मंथ पे आपने किराए पर दिया हुआ है। उसके बाद म्यूनिसिपल वैल्यू पूरे घर की दी है, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल टैक्स 10% है पेड बाय द ओनर इन द प्रीवियस ईयर। कंप्यूट एनएवी मिस्टर ए की, आप एनएवी कैलकुलेट करें 19-20 वाले असेसमेंट ईयर के लिए, ठीक है। हमने यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया, हमें पता है कि भाई जो लेट आउट है वो 25% है, थोड़ा स्पेस कम हो गया मेरे लिए यहाँ पे, और ये जो है ये 75% है, ठीक। और हालांकि हमें एनएवी तक ही निकालना है यहाँ तक, तो नीचे तो हमें जाना भी नहीं है। तो फटाफट बताओ म्यूनिसिपल वैल्यू यहाँ कितना आएगा,
देखो म्यूनिसिपल वैल्यू पूरे घर का 6 लाख दिया हुआ है, तो आप 6 लाख में से लेट आउट वाले पोर्शन का यहाँ लिखेंगे और सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पोर्शन का यहाँ लिखेंगे। और हमें पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पोर्शन में तो हमें कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक है। इसमें तो सिर्फ क्या घटता है, इंटरेस्ट घटाया जाता है 24B के अंदर, और उसकी भी हमें इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी और हमें ये करना भी नहीं है अभी। अगर 24B की इन्फॉर्मेशन दी होती तो पहले हम पूरे घर का 24B कैलकुलेट कर लेते, यानी क्या इंटरेस्ट आ रहा है, और फिर इधर और इधर घटा देते, जो भी इंटरेस्ट टोटल आया उसका 75% जो भी इधर आएगा यहाँ पर और 25% यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे फिर याद रखना है कि लिमिट से ज़्यादा ना हो, और लिमिट तो अभी हमने सीखी भी नहीं है। मतलब जो भी आपका पूरे घर में इंटरेस्ट आपने बन रहा है आपका, उसका 75% आप इधर घटाएंगे, लेकिन वो जो आएगा 75% वो लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो लिमिट जब मैं आपको बता दूंगा तो फिर वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी वो चीज़ें। अभी फ़िलहाल इधर की चीज़ें आप फिल करवाओ मुझे। तो 6 लाख का फटाफट बता दो कितना परसेंट लेना है, यहाँ पे 25% लेना है। तो 6 लाख का 25% 3 और यहाँ 1.5 लाख हो जाता है, ठीक। फेयर रेंट है आपका 8,50,000, तो 8,50,000 का 25% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,12,500, 2,12,500, ठीक। विच एवर इज़ हायर, मैं सही से लिख देता हूँ इसे, 2,12,500। स्टैंडर्ड रेंट आपको दिया हुआ है 3,50,000, इसका ज़रा 50% 25% निकाल लो, 87,500, 87,500। विच एवर इज़ लोअर, 87,500। एक्चुअल रेंट है क्या आपके पास, नहीं यार ये तो है एक्चुअल रेंट है ना 8,000 रुपये पर मंथ। तो पूरे साल के लिए लेट आउट था और पूरे साल के लिए आधा पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो कितना बनेगा, 12,96,000 रुपये आपका ये एक्चुअल रेंट बनेगा, ठीक। विच एवर इज़ हायर, ये लीजिए 96,000, ठीक। अच्छा इसमें ना अगर थोड़ा मैं अगर खुद से क्वेश्चन डिज़ाइन करूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ कि ऊपर वाला जो पोर्शन लेट आउट था उसमें 2 महीने खाली भी था। तो जब 2 महीने खाली थे तो मतलब केस 2 भी मैंने इसमें इन्वॉल्व कर दिया, इतने वाले पोर्शन में 2 महीने खाली भी था। जब 2 महीने खाली था तो फिर आप HLH ना लेकर HLL लेंगे, अगर वो कंडीशन पास हो रही होगी तो वो भी चीज़ फिर आपको फोकस करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा बाद में इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। फिर म्यूनिसिपल टैक्स आपका कितना था देख लेते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स 10% था, किसका 10%, तो म्यूनिसिपल वैल्यू का। अब देखो अगर आप 6 लाख का निकालोगे 10%, तो ये पूरे घर का म्यूनिसिपल टैक्स आ जाएगा, फिर आपको 25% दोबारा लेना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली इस वाले म्यूनिसिपल वैल्यू का 10% निकालो, फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। ये जो म्यूनिसिपल टैक्स ऑलरेडी हमने तोड़ के इधर रखा हुआ है 1.5 लाख रुपये, इसी का सीधा 10% यहाँ पे 15,000 रुपये आप माइनस कर लो, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्स की कंडीशन होती है कि ऑनर ने प्रीवियस ईयर में जितना भी पेड कर दिया है, पेड बोल रहा हूँ यहाँ पे, वो आप घटा सकते हो। तो इसने 15,000 पेड करा है, आप 96,000 में से आराम से 15,000 रुपये घटाइए तो आपके पास NAV निकल कर आएगा 81,000। तो यहाँ पे 81,000 आपका NAV निकल कर आ गया है। इसके आगे 30% आपको इसका घटाना था, एंड अगर इंटरेस्ट होता तो फिर वैसे ही हमें आगे काम करना था, ठीक। तो आई होप समझ में आया हो आपको केस नंबर 4 में क्या करना है। इसके बाद केस नंबर 5 करते हैं। अगर अभी समझ नहीं आया तो इसे रिपीट करो, और नहीं तो फिर कमेंट कर देना मुझे कि नहीं समझ में आया जो भी आपको केस, ठीक। कमेंट्स करने में हिचकिचाहट मत करा करो, खुल के कमेंट्स करा करो, डो नॉट वरी। आगे केस नंबर 5 पर चलते हैं। इसको आप पहले आराम से नोट कर लो, क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, ठीक। इसे दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये लो मैंने यहाँ पे पूरा दे दिया इसे। अब चलते हैं केस नंबर अगले केस में 5 पर। तो केस नंबर 5 आपने जो ड्रॉ किया होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ ज़रा फटाफट से क्या है। केस नंबर 1 क्या था, जब पूरे साल के लिए किराए पर था। केस नंबर 2 क्या था, जब कुछ टाइम के लिए किराए पर, कुछ टाइम के लिए वेकेंट। केस नंबर 3 जब आप उसमें खुद रह रहे हो। केस नंबर 4 जब पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है। एंड केस नंबर 5 आपके पास घर है और कुछ समय के लिए वो लेट आउट था और कुछ समय के लिए उसमें आप खुद रह रहे हो। तो हमारे मन में क्या आएगा कि जैसे हमने ये वाला डील करा था, इसमें हमने एरिया बेसिस पे चीज़ें बांटी थी, 2 कॉलम क्रिएट करके। हमारे मन में आएगा कि हम भी इसको ऐसे ही कर लेते हैं। मान लीजिए 8 महीने के लिए किराए पर था और 4 महीने के लिए ये, तो कई लोगों के दिमाग में आएगा यार हम भी ऐसे 2 कॉलम बना लेते हैं, एक लेट आउट का, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड का, और सारी चीज़ें 8 और 4 के रेशियो में बांट देते हैं, मतलब मंथ बेसिस पे 8 महीने और 4 महीने। तो ऐसा अगर दिमाग में आ रहा है तो ये ना करें। इसमें आपको क्या करना है, देखो अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न इनकम टैक्स के अंदर जो लिखा हुआ है, ऐसे केस में अगर आपका कोई पड़ता है ऐसा केस, तो उसमें आप क्या करेंगे, इग्नोर करें कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। एज्यूम कि ये क्या है, होल ईयर लेट आउट, मतलब ये केस नंबर 1 बन गया एक तरीके से। यहाँ पे क्या करना है आपको, इग्नोर करना है कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो इग्नोर इट इज़ सेल्फ ऑक्यूपाइड, थोड़ा शॉर्टली लिख देता हूँ मैं, इग्नोर इट इज़
सेल्फ ऑक्यूपाइड, इग्नोर कर दिया। एंड दूसरा एज्यूम करना है आपको, एज्यूम कर लो इट इज़ लेट आउट फॉर फुल ईयर, मैंने शॉर्ट में ऐसी अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है, फॉर थ्रू आउट द ईयर, तो पूरे साल के लिए लेट आउट है ऐसा मान के चलना है। तो केस नंबर 1 सिंपल वाला हो गया, यानी एक ही कॉलम बनेगा और वैसे ही आप इसे करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप एक्चुअल रेंट लोगे तो वो उतने महीने का ही लेना जितने महीने एक्चुअल में वो लेट आउट था। यानी ऐसा नहीं कि आपने एज्यूम कर लिया कि लेट आउट पूरे साल है तो आप एक्चुअल रेंट पूरे 12 महीने का ले लोगे, नहीं, एक्चुअल रेंट तो आप कितने महीने का लोगे, 8 महीने का ही लोगे, क्योंकि एक्चुअली में जितना रेंट मिला है वही आपको यहाँ पे शो करना है। बाकी नॉर्मली लेट आउट पूरे साल का ही रहेगा, वैसे ही आपको ट्रीट करना है। तो फटाफट से एक क्वेश्चन दिखाता हूँ और आप उसे करना पहले, फिर मैं भी करूँगा। तो अभी हमने यहाँ पे 4 पॉइंट पढ़ा था, फिर 5 पढ़ रहे हैं। व्हेन एचपी लेट आउट, ये मेरे खुद के नोट्स हैं यार, ठीक है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे बता देना, इसमें क्वेश्चन वगैरह सब सही से लगे हुए हैं, कमेंट कर देना इन नोट्स को अगर आपको चाहिए तो। बोलता है व्हेन एचपी लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर्स, तो अगर कुछ पार्ट के लिए लेट आउट है, कुछ पार्ट के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो ऐसे केस में कैसे आप वैल्यूएशन करेंगे, कैसे आप एचपी इनकम कैलकुलेट करेंगे, कैसे आप एनुअल वैल्यू निकालोगे, जीएवी निकालने का क्या तरीका रहेगा। इन दिस केस नथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शनेट बेसिस, होल एचपी शैल बी ट्रीटेड एज लेट आउट। इतनी यहाँ पे एक बात बोली है, ठीक, जो मैंने बताई थी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा आप फटाफट से अपनी तरफ से करो, फिर मैं भी बताता हूँ इसे कैसे करना है। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया है ये देखिए यार, मुझे पता है मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, मैंने यहाँ पे अभी आपको डिस्कस किया और यहीं पे फॉर्मेट बना दिया छोटा सा एनएवी तक, क्योंकि हमें एनएवी निकालना है। तो अब तक जितनी भी आपने वीडियो देखी होंगी यार, इतना तो समझदार हो ही गए होंगे, समझ में तो आ ही रहा होगा आपको मैंने क्या करा है। एम एफ हायर लिया, एस से कंपेयर करके लोअर लिया, एक्चुअल रेंट से जीएवी आया, एंड म्यूनिसिपल टैक्स घटा के एनएवी, दो डिडक्शन घटाओगे तो एचपी इनकम आ जाता है, लेकिन हम एनएवी तक निकालेंगे, ठीक। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रही तो मुझे बता देना यार, आप बड़े स्टूडेंट्स भी तो हो, ठीक है, मेच्योर्ड हो, सीनियर हो आप लोग, तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने फॉर्मेट डायरेक्टली यहाँ पे बता दिया, मेन मुद्दा है कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ पर है, हमारा 4 हो गया था, ये एग्जाम्पल 9 हमें करना है, ये वाला 9, ये वाला। तो बोलता है ए इज़ द ऑनर ऑफ अ बिल्डिंग इन मयूरविहार फेज 3, द हाउस इज़ लेट आउट फॉर 8 मंथ, 39,000 रुपये पर मंथ पर किराए पर दे रखा था वो घर 8 महीने के लिए, एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड था नेक्स्ट 4 मंथ, तो शुरू के 8 महीने किराए पर चढ़ा हुआ था और रेंट आ रहा था इतना, और बाकी लास्ट के 4 महीने खुद रहे आप उसमें। म्यूनिसिपल वैल्यू पूरे साल का दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एंड फेयर एंड म्यूनिसिपल वैल्यू 10% है, 10% किसका निकलेगा, म्यूनिसिपल वैल्यू का। बोलता है पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये जो म्यूनिसिपल टैक्स है ये पेड हो चुका है, आउट ऑफ विच, जिसमें से 1/4 पेड बाय टेनेंट, तो किराएदार ने, टेनेंट ने, अच्छा टेनेंट बोलो टेनेंट बोलो यार, प्रोनाउंसिएशन से गड़बड़ मत करना, ठीक, जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो। तो टेनेंट द्वारा 1/4 पे करा गया है, तो बाकी का 3/4 जो है वो किसने पे करा है, मकान मालिक ने पे करा है, ठीक। 1/4 किराएदार ने पे करा है, टोटल जो भी म्यूनिसिपल टैक्स आपका बनेगा। आ जाओ फॉर्मेट में भरवा दो मुझे ज़रा, म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे फटाफट से हम यहाँ लगा देते हैं इस क्वेश्चन को। म्यूनिसिपल वैल्यू है आपका 6 लाख रुपए, तो यहाँ पे मैंने सीधा सीधा 6 लाख लिख देना है, 6 लाख। फेयर रेंट कितना है आपका, फेयर ढूंढो इसे, फेयर रेंट 8,50,000। तो कुछ भी चीज़ आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है, एरिया ना बेसिस पे और ना ही टाइम बेसिस पे, विच एवर इज़ हायर, 8,50,000। एंड स्टैंडर्ड रेंट है क्वेश्चन में क्या, हाँ है, 3.5 लाख रुपए दिया हुआ है, तो लिख दो फिर फटाफट से, 3.5 लाख रुपए दिया। विच एवर इज़ लोअर ले लो यहाँ पे, विच एवर इज़ लोअर, एक्चुअल रेंट दिया है क्या, हाँ 39,000, लेकिन 8 महीने का निकालना, ये दिमाग में रखना है आपको। तो इंटू 8 करोगे 3,12,000 आ जाएगा, अंदर यहाँ पे दिखा देना 39,000 इंटू 8, जगह नहीं मेरे पास, 3,12,000 रुपये, विच एवर इज़ हायर। अब यहाँ पे हायर ही रहेगा, वैकेंसी का केस नहीं है कि भाई इतने महीने किराए पर था, इतने महीने वैकेंट था कि आप एच एल ले लो, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है और उस पर भी आप इसे इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जीएवी हायर वाला ले लेंगे, 3,50,000। म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, म्यूनिसिपल टैक्स था 10%, तो 10% देखो यहाँ पे, इसकी यहाँ जगह होनी चाहिए थी, यहीं लिखना था मुझे, ऐसे ब्रैकेट में दिखाना था कि 6 लाख का 10% तो म्यूनिसिपल टैक्स आ जाएगा, और 1/4 ना लेकर 3/4 जो मालिक ने पे करा होगा, कितना आएगा ये, 6 लाख का 10% 60,000 इंटू 3/4, 45,000 रुपये मालिक ने जो पे करा उसका ये यहाँ पे रिड्यूस कर सकता है, तो कितना आ जाएगा ये, 3,05,000 इसका एनईवी आ जाएगा, और एनईवी में से 2 डिडक्शन घटा के करेंगे तो एचपी इनकम भी आ जाएगा। तो एनईवी 3,05,000 है, एनईवी 3,05,000 है, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से हमने केस नंबर 5 भी कर दिया,
ठीक, केस नंबर 1 2 3 4 5 हमारे हो गए। अभी उसमें केस नंबर 6 मैंने कहा था 6 तक करवाऊंगा। अगर मैं आपको केस दिखा दूं सारे, कहाँ पर थे वो केस, ये केस नंबर 1 2 3 4 5 तक मैंने करवा दिया आपको। अच्छा, 3 वाले में एक वो लिमिट पेंडिंग रहती है, ठीक। 6 जो नंबर है वो मैं आपको और करवाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, 6 थोड़ा अलग से टाइम लेगा, तो इसको अगली वीडियो में करवाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और करवा दूँ, वो जो लिमिट पेंडिंग है, जिससे हमारे ये 5 केस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। तो 5 केस कंप्लीट होने के बाद ये लिमिट भी इसके अंदर होने के बाद अगली वीडियो में मैं आपको केस नंबर 6 करवा दूंगा। 7 मैं नहीं करवाने वाला, ठीक है, 7 आपके सिलेबस में नहीं दिया है। तो शुरू करते हैं फिर अपना लिमिट वाला पोर्शन। तो इसको बताने से पहले मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपने 24B का जो कैलकुलेशन है वो अच्छे से सीख लिया होगा। आपको 24B की जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो आती है। अब जो भी आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है, अगर वो लेट आउट का केस था तो आप जितना इंटरेस्ट आया सारा घटा लेते हो। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड की केस में हमें इंटरेस्ट मुंह उठा के नहीं घटाना, हमें इंटरेस्ट एक लिमिट तक घटाना है। वो लिमिट सरकार ने क्या तय कर रखी है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो कहता है कि इसके लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि लोन आपने किस चीज़ के लिए लिया हुआ है, ठीक। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप ज़रा ध्यान देना। इफ़ लोन इज़ टेकन, इफ लोन इज टेकन फॉर, लोन किस चीज़ के लिए लिया हुआ है, तो लोन लिया हुआ है आपने इनमें से किसी चीज़ के लिए, एक्विजिशन के लिए। एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर, यानी बाय परचेज करने के लिए, घर को एक्वायर करने के लिए, या फिर घर की कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लोन लिया हुआ है, या फिर घर की रिपेयर के लिए आपने लोन लिया हुआ है, या फिर घर के रिन्यूअल के लिए आपने लोन लिया है, उसमें कुछ नया करने के लिए, या फिर आपने रिकंस्ट्रक्शन, तोड़कर दोबारा बनाने के लिए आपने लोन लिया हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन। इनमें से किसी भी चीज़ के लिए आपने लोन लिया हुआ है। एक छोटा सा कोड ACRRR, ACRR के लिए अगर आपने लोन लिया हुआ है। दूसरी तरफ एक और केस बनता है कि अगर आपने, मतलब इनके लिए लोन लिया तो लिमिट अलग होगी, इनके लिए लोन लिया तो लिमिट अलग होगी, ऐसे करना है हमें। तो कहता है अगर आपने लोन लिया यहाँ पे एक्विजिशन के लिए, ये क्या बात हो गई, ये तो इधर भी था, कोई बात नहीं। तो अगर आपने लोन लिया है एक्विजिशन के लिए, अगर आपने लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए, बस दो ही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कहता है कि ये दो पार्ट्स में बांट दिया, लोन इनमें से किसी के लिए लिया है या फिर इनमें से किसी के लिए लिया हुआ है। अब यहाँ पे आती है एक डेट, कहता है अगर आपने लोन इनमें से किसी चीज़ के लिए लिया हुआ है और वो लोन है बिफोर 1/4/1999, यानी 1 अप्रैल 1999 से पहले का लोन है और इनमें से किसी चीज़ के लिए है, और अभी तक लोन जो ईएमआई चलती हुई आ रही है, मतलब 99 से पहले का लोन है, इनमें से किसी चीज़ के लिए ईएमआई अभी तक चलती हुई आ रही है। तो हर साल जो भी इंटरेस्ट आपका बनता होगा, आप जो भी इंटरेस्ट बनता हो, लेकिन आप मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना घटाएंगे, या फिर मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितनी मिलेगी, मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B कितनी होगी, ₹30,000। तो 30,000 से ज़्यादा का ब्याज इंटरेस्ट जो है आप नहीं घटा सकते। सेल्फ ऑक्यूपाइड की केस में ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। आप सेल्फ ऑक्यूपाइड की केस के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है और आप अगर वहाँ इंटरेस्ट घटा रहे हैं तो पहले तो आप साइड में अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो 24B का। एंड मान लो वो इंटरेस्ट, आपका केस यही वाला आ रहा है, आपका जो लोन लिया था वो इससे पहले का था और अभी तक वो 20-25 साल के लिए लोन लिया हुआ था, और ईएमआई आपकी मान लो अपने प्रीवियस ईयर में जो आपकी ईएमआई बन रही है उसमें जो इंटरेस्ट है वो आपने जो कैलकुलेट करा है वो बन के आ रहा है सपोज दैट 36,000 रुपये। तो आप 36,000 रुपये इंटरेस्ट नहीं घटाओगे, आप कितना घटाओगे, 30,000 घटाओगे। 30 से ज़्यादा आप नहीं घटा सकते। लेकिन आपका इंटरेस्ट बन के आ रहा है 22,000 रुपये, तो आप पूरा 22 घटा लो। 30 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम कितना आप इंटरेस्ट घटाओगे, 30,000 घटाओगे अगर लोन इससे पहले लिया हुआ है तो, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि यहाँ पे देखो एक्विजिशन यहाँ पे था, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे था, यही दोनों चीज़ें यहाँ पर भी हैं। अब इनकी मैं डेट दोबारा चेंज कर देता हूँ। अगर इस डेट के बाद का कोई लोन है, ठीक, इस डेट के बाद का कोई लोन है, ऑन और आफ्टर इस डेट को या इस डेट के बाद का कोई लोन है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, 1/4/1999। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डिडक्शन आपके लिए रखी है गवर्नमेंट ने, वो क्या रखी है वो देख लेते हैं। मैक्सिमम डिडक्शन
कई बार यार मैं कुछ उल्टा सीधा भी बोल जाता हूँ, पता नहीं रहता ना। अब अकेले अकेले बड़बड़ाना यार बड़ा अजीब काम होता है, तो उस चीज़ को प्लीज़ थोड़ा माफ़ कर दिया करो। यहाँ गवर्नमेंट ने कर दिया 2 लाख रुपया। अब मुझे बताओ पहली बात कि भाई ये 2 लाख रुपये जो करा है, पहले 30 था, ये 2 लाख था, अच्छा करा बेकार करा? हम लोगों के लिए अच्छा करा है, बिल्कुल अच्छा करा है। क्यों? पहले आप डिडक्शन लेते थे 30,000 तक, अब वो डिडक्शन बढ़ा के इन्होंने 2 लाख कर दिया। मान लो अब आपका जो इंटरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है 55,000 रुपये इंटरेस्ट बन रहा है, तो आप पूरा 55,000 घटा सकते हो, वो तो 2 लाख के अंदर आ रहा है। इस वाले केस में आप 55 नहीं घटाते, आप 30 तक ही रुक जाते, ठीक। और आ रहा है 2,10,000 ब्याज आ रहा है। आता है जब आप बड़े बड़े लोन लेते हो ना, करोड़ों के लोन लेते हो हवेली बनाने के लिए, तो इंटरेस्ट इतना पे जाता है बिल्कुल। मान लो आपका 2,50,000, 2.5 लाख रुपए का तो ब्याज ही जा रहा है आपका, प्रिंसिपल अलग लेकिन 2.5 लाख का ब्याज गया आपके प्रीवियस ईयर में, तो आप कितना घटाओगे इस केस में? हो तो 2 लाख ही घटाओगे, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है आपको। अच्छा, इसके अलावा कहता है कि अगर रिपेयर रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन के लिए इस डेट के बाद होता तो क्या होता? भाई एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए तो इस डेट से पहले है तो ये है, इस डेट के बाद है तो ये है, लेकिन इन तीनों के लिए अगर हमने इस डेट के बाद लोन लिया है तो कोई अलग से क्या कुछ है क्या? हाँ अलग से है। देखो मैंने इसके लिए ना अलग से एक और एरो नहीं बनाया, मैं इसको आपको यहीं से समझा दूंगा कि इन तीनों के लिए अगर इस डेट के बाद लोन लिया हुआ है तो लिमिट वापस 30,000 है। तो कुल मिला के मैंने केस नंबर 1, 2 और ये तीसरा यही इसके अंदर ही शामिल कर दिया इसे। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि कहता है कि अगर आपने रिपेयर रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन के लिए इस डेट से पहले लोन लिया है, ये नीचे भी एरो है, इस डेट से पहले लोन लिया है तो 30,000, इस डेट के बाद लिया है तो भी 30,000। इसे ऐसे समझना है आपको, ठीक। तो आप पहले इसको आराम से फ़ोटो खींचो, इसको बना लो। मैं तो कहूँ भाई इंटरेस्ट इन केस ऑफ दिस इफ लोन इज टेकन फॉर दिस इन दिस, 2 पार्ट्स में 30,000 और 2 लाख की आपकी लिमिट्स हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ और इस वीडियो को कर रहा हूँ ख़त्म। छोटा सा क्वेश्चन जो आपको ये बताएगा कि कैसे आपको डिसीजन लेना है, कितना इंटरेस्ट घटेगा। देखो, निशा हैज़ 2 हाउसेज बोथ ऑफ विच सेल्फ ऑक्यूपाइड। जितना बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना अभी, ठीक है। अगर आपको आगे आता तो भूल जाओ चीज़ें। सेल्फ ऑक्यूपाइड की केस में दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड इसके पास घर हैं, घर 1 एंड घर 2। अब हमें पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड की केस में सारी चीज़ें निल होती हैं, तो ये सब चीज़ें हमें लेनी नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट घटेगा, ठीक। तो घर 1 का फॉर्मेट आपने बना दिया, घर 2 का इमेजिन करो, घर 1 का और 2 का आपने फॉर्मेट बना दिया। म्यूनिसिपल वैल्यू डैश डैश, फेयर रेंट डैश, सब चीज़ें डैश, एक्चुअल रेंट तो दिया ही नहीं क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सब चीज़ें डैश, जीएवी भी निल आएगा, म्यूनिसिपल टैक्स भी निल रहेगा, एनईवी निल आएगा, 24A घटा ही नहीं सकते आप। 24B के लिए इंटरेस्ट है दिया हुआ। कहता है इंटरेस्ट ऑन मनी, मतलब इंटरेस्ट देखो यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है। पहले घर में तो इंटरेस्ट है नहीं, मतलब आपने लोन नहीं लिया होगा, तो पहले घर में तो हम यूँ ही छोड़ देते हैं डैश मार के। इसके लिए आप अगर फॉर्मेट ना भी बनाओ तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपने ब्याज चुकाया 55। अब आप कितना ब्याज घटाओगे? 55 घटाओगे कम, मतलब पहले आपको चेक करना है ना कौन से केस में आ रहे हो, इस वाले में आ रहे हो, इस वाले में आ रहे हो। तो जरा थोड़ा सा क्वेश्चन को खुद से पढ़ो और मुझे बताओ आपकी आपका एक कौन सा केस आ रहा है। कहीं पे कुछ मिल जाए आपको क्ल्यू तो मुझे बताओ, पूरा क्वेश्चन छानो थोड़ा सा। मिला? नहीं मिला? देखो इसको थोड़ा सही से पढ़ते हैं। कहता है इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर। आपने जो इंटरेस्ट मनी पर जो दिया है, वो मनी जो बोरो करी गई थी किस लिए? फॉर रिपेयर के लिए। तो यहाँ पे एक क्लू मिल गया कि आपने किस पर्पज़ के लिए लोन लिया हुआ है, तो हमें यही तो पर्पज़ ढूंढना है यहाँ पे। तो लोन इज़ टेकन फॉर रिपेयर। अब रिपेयर के लिए आपने 99 से पहले लोन लिया हो या 99 के बाद लोन लिया हो, मैटर नहीं करता, 30,000 से आप ज़्यादा घटा ही नहीं सकते। तो आपको यहाँ पर ब्याज तो आपका कैलकुलेट होकर 55 आ रहा है, लेकिन आप कितना घटाएंगे? 30,000 घटाएंगे, ठीक है। ये तो मैंने अभी हल्के से ऐसे डमी दिखा दिया आपको, लेकिन मैं आपको आगे जब क्वेश्चन करवाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में तो वो सब चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको क्या करना है, सारी चीज़ें इकट्ठी करते रहना है, सेग्रीगेट करते रहो, इन्हें अपने नोटबुक में मेंटेन करते रहो क्या क्या चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं। अगले वीडियो में मैं एग्जाम्पल जो हमारा केस नंबर 6 है उसके ऊपर बात करूँगा, एंड देन फिर इसे फिनिश करेंगे। हो सकता है ये अगली वीडियो में ही फिनिश हो जाए, अगली वीडियो लास्ट ही होगी मेरे ख्याल से, देखते हैं, ठीक। तो मेरी तरफ से ये आज का पोर्शन कंप्लीट है। आई होप आपको समझ आया हो। अच्छा लगता है, समझ आ जाता है तो बस लाइक बटन दबा दिया करो, और ज़्यादा मैं आपसे नहीं मांग रहा, ठीक है। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो यार, काम आएगा और ज़्यादा कुछ नहीं है। डन। और नोटिफिकेशन के लिए वो बेल आइकन वगैरह बटन दबाते हैं, उसको दबा लो। घर पे रहिए, लॉकडाउन का भरोसा नहीं है, शायद और भी बढ़ जाए। 3 मई कल है, 3 मई, आज क्या है? 1 मई। आज टुडे इज़ 1,
2 और 3 पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, शायद लॉकडाउन बढ़ेगा ही। तो डोंट वरी, मैं और भी वीडियोस अभी सोच रहा हूँ बनाने के लिए। मेरे पास बुक का जुगाड़ नहीं हो रहा है, मैं क्वेश्चंस कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कई बच्चों की डिमांड आ रही है एफएम के लिए क्वेश्चंस, कई बच्चों की डिमांड आ रही है मैथ्स के लिए क्वेश्चंस बनाओ। मैं बना सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे पास बुक की प्रॉब्लम हो रही है मैथ्स के लिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए, कॉर्पोरेट लॉ के लिए। ठीक है, उस पर भी धीरे धीरे काम करेंगे। फ़िलहाल जितना अभी कर रहे हैं उस पर फोकस करिए। तो अपनी बात मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में मिलेंगे हम नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।